हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाय, गुड आफ्टरनून। शाम को खरीदने जाएंगे। एक स्पून का सेट खरीद लाएंगे बस। ठीक है तो गाइस हैं, ठीक है, ये सभी हम लोगों ने कर लिए थे। हमें शुरू करना था, ये भी कर लिया था, हमें शुरू करना था यहां से, है ना। एक दो क्वेश्चन को मैंने आगे ले लिए हैं। चलिए तो करते हैं फिर सेशन की शुरुआत। रेडी सब लोग? अभी हम पढ़ते हैं पहले मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में कौन कौन से आ सकते हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए सब लोग ध्यान देंगे। पहले मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, रेक्टेंगल पर बेस्ड है, रेक्टेंगल पर बेस्ड है, ठीक है ना। आयत, आयत पर बेस्ड है, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयत की लंबाई को, लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया जाए एंड ब्रेथ को 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। जल्दी से करके बताइए, देखते हैं कौन कौन करता है। हो जाइए शुरू। फास्ट एवरीवन, फास्ट, बताइए आंसर। ठीक, देखिए बिल्कुल 32% ठीक है राहुल, हरेंद्र, मंजीत। अब जरा गौर से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है। मैं इसको करने के आपको सारे तरीके सिखा रहा हूं जितने भी पॉसिबल हैं, लेकिन उसमें से किसी एक बेस्ट तरीके से जिससे क्वेश्चन हो सकता है उससे करेंगे। सबसे पहले बेसिक तरीका आपको पता है ना कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, होता है, ठीक है। मैंने लंबाई को 100 मान लिया और चौड़ाई को भी मैंने 100 मान लिया, तो एरिया हो गया 10,000। सही बात है। एरिया कितना हो गया? 10,000। अब कहने की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, लो जी बढ़ा दिया 10%। चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, लो जी 20% बढ़ा दिया, तो अब एरिया हो गया 13,200। मतलब एरिया पहले 10,000 था, अब एरिया 13,200 हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 3200। कितने पर? 10,000 पर। तो 100 पर कितना? 32%। दोस्तों एक तरीका तो ये है, ठीक है ना, क्लियर है? ओके, अब जरा ध्यान से समझिएगा आगे। एक तरीका ये है कि एरिया मान लो 100 था, 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो गया, 20% इंक्रीज हुआ तो 120 हो गया, ये सब काट देते हैं, हो जाएगा 132। यानी कि एरिया 100 था, 132 हो गया, तो 32% इंक्रीज हुआ। एक तरीका हमारा ये है। दो तरीके हो गए। एक तरीका ये है सक्सेसिव वाला, x प्लस वाई, एक्स वाई बाय 100, जैसे 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, यानी कि 32% इंक्रीज हो गया। एक तरीका हमारा वो चेन रूल वाला है जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, चेन रूल, वो जैसे 10% इंक्रीज हुआ तो 1/10, 20% इंक्रीज हुआ तो 1/5, यानी कि 10 था, एक इंक्रीज हो गया 11 हो गया, 5 था, एक इंक्रीज हो गया 6 हो गया, 10 पंजे 50, 11 छीक 66, 50 था 66 हो गया, 16 इंक्रीज हुआ कितने पर? 50 पर, तो 100 पर कितना? 32%। एक तरीका ये है। बात समझे? मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपको ये चीजें बता, देखो मैं हमेशा ज्यादा तरीके क्यों बताता हूँ, ताकि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो और नॉलेज बढ़ जाएगी, पेपर में कोई सा भी सवाल आ जाए कर लोगे। ये तरीका तब बेस्ट है लगाना जब परसेंटेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई होगी, जैसे 16 से 2/3, है ना, 12.5%, इस तरीके की परसेंटेज दी होगी, और ये भी बेस्ट है। ये सारी मेथड अपने अपने हिसाब से बेस्ट है। भी क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहले बस का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मेरे को बताइएगा आप लोग, जैसे क्वेश्चन है ना, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए स्क्वायर है, वर्ग, बताइए उसकी अगर साइड को 10% इंक्रीज किया जाए तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साइड को 10% इंक्रीज किया जाए तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यस, फास्ट एवरीवन, बताइए। 21%, बिल्कुल सही है मंजीत, शताब्दी, सुमित, राहुल, मोती, मंजीत, हरित, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। देखो आपको पता है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड इनटू साइड, है ना, और बस साइड 10% है ना, बस इसको आपको इंक्रीज करना है, तो बस वही फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई, एक्स वाई बाय 100 वाला, तो 10 प्लस 10
प्लस 10 इंटू 10/100 यानी कि 21%। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको बताया ना साइड इंटू साइड बराबर एरिया होता है। अब एक बात बताइए, साइड को 10% बढ़ाया गया मतलब 1/10, इसका मतलब 10 साइड थी 1 बढ़ाया गया तो 11 हो गई, 10 साइड थी 1 बढ़ाया गया 11 हो गई, यानी कि 100 एरिया था 121 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 21%। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बेस्ट मेथड है दोस्तों। ठीक है, सबको क्लियर? लिखो यस सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस बाय 75%। ठीक है, स्फीयर की रेडियस 75% इंक्रीज हो जाती है। 3 से ज्यादा हो तो चेन रूल में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मोटी मैं बताऊंगा, देखना। क्या रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब एक गोले की त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाती है तो बताइए प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों प्रेशर स्केल सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता परसेंटेज चेक करने में, कांस्टेंट वैल्यू से। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि सरफेस एरिया होता है वो रेडियस इनटू रेडियस होता है, ये मान के चलो। सही, तो बस 75% को 3/4 लिख लूं, यानी कि 4 रेडियस थी 3 इंप्रूव हो गई, बढ़ गई तो 7 हो गई। ऐसी 4 थी 7 हो गई, 4 चौक 16 थी 49 हो गई। सही बात है, तो बस 16 थी 49 हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? 33। कितने पर? 16 पर। तो 100 पर कितना? 206.25% आंसर आ जाएगा। गाइस बता रहा हूं बहुत शानदार मेथड है ये, बहुत अच्छा मेथड है ये। बाकी आपको ऐसे करने का मन है तो ऐसे कर लो, 75 प्लस 75 गुना 75 75 75 प्लस 75 प्लस 75 75 डिवाइडेड बाय 100 सॉल्व करोगे तो 206.25% ही आ जाएगा। ठीक है, प्रतीक देखो दोस्त, 75% रेडियस बढ़ी तो 3/4 हुई, 75% वाला 3/4 यानी रेडियस 4 थी 3 इंक्रीज हुई तो 7 हो गई, 4 थी 7 हो गई। बस एरिया 16 था 49 हो गया तो इतना इंक्रीज हो गया। बहुत आसान तरीका है ये करने का। चलो इसको देखो जरा एक बार, एक मिनट इसको बाद में करेंगे, इसको भी हम बाद में करेंगे, पहले इसको करेंगे। पढ़ लीजिए ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ लीजिए और करिए, ट्राई करें जल्दी से। देखिए लिखा है, आपको पता है वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। कह रहे लेंथ को 25% बढ़ाया गया मतलब 1/4 यानी कि 4 लेंथ थी 5 हो गई। ठीक है, एंड चौड़ाई में 25% की कमी की गई, 1/4 यानी कि 4 थी 3 हो गया, कमी की गई है ना। ठीक है, और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई यानी कि ऊंचाई 10 थी 11 हो गई। तो बताओ वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बस हो गया, जो कट रहा है काट दो, 5 दूनी 10, 4 चौक 16 दूनी 32, 11 दिया 33, 32 था 33 हो गया, एक इंक्रीज हुआ कितने पर? 32 पर। तो 100 पर कितना? ये आपका आंसर हो जाएगा 4 8 32 और ये 25, 8 या 24 3 से 1/8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा वॉल्यूम में। है ना आसान तरीका? तो ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चंस को दोस्तों, ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लियर सभी को? अच्छा चलो इसको करते हैं, ये पढ़ लीजिए और ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे बताया जी, करो दिमाग लगाओ। देखो मैं तो तुरंत कर दूंगा लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा दिमाग का, जो मैं चाहता हूँ डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना। करो इस बार आप जल्दी से। बिल्कुल ठीक है, अरे शाबाश यार, आप लोग तो एकदम इंटेलिजेंट हो। सबका आंसर ठीक है, सबका आंसर ठीक है भाई, सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। हाइट ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज बाय 10% 1/10 और बेस डिक्रीज बाय 25% 1/4। आपको पता है कि एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अच्छा एक बार पब्लिक कर रहा हूं, अब आंसर डालो ताकि सबको दिखे कि आपने क्या क्या आंसर दिए हैं, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से आंसर डालो, सब लोग एक बार दोबारा से आंसर डालो ताकि एक दूसरे को दिखाई दे। सब लोग डालो एक बार दोबारा से आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में प्लीज, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए एक दूसरे से। हाँ क्या बात, वेरी गुड। हाँ, डिसिप्लिन मोड बस प्राइवेट मोड इसलिए करते हैं, डिसिप्लिन मोड होता है वो डिस्टर्बेंस नहीं होती है ना उससे, बस क्या बात है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमें पता है एरिया बराबर होता है हाइट इनटू बेस। हाइट कितनी इंक्रीज हुई? 10% यानी कि 10 थी 11 हो गई। बेस कितना डिक्रीज हुआ? 25%, 4 था 1 घट गया मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो बस 10 चौक 40 था 11 दिया 33 हो गया, कितना घटा? 7, कितने पर? 40 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है, तो ये 2 ये 5 7 35 बटे 2 यानी कि 17.5% का डिक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्तों, 17.5% का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए क्लियर है सभी को? तो लिखिए यस सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है गुड। अब बस सुधीर पढ़ते रहो, धीरे के बारे में ज्यादा चिंता ना करो। ठीक है,
चलिए तो अब हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चन है ये लो दोस्तों, एक ना फॉर्मूला होता है, ये हमेशा याद रखना कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। मतलब कहने का ये है, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 रुपए की आइसक्रीम ली और आपने 10 आइसक्रीम खा ली, 10 आइसक्रीम खा ली, तो आपने कितने रुपए खर्च कर दिए? 20 रुपए खर्च कर दिया ना। तो ये है बात, समझ गए? 10 रुपए मतलब 10 आइसक्रीम खाई आपने, 2 रुपए की एक थी, तो आपने कितने रुपए की आइसक्रीम खा ली? 20 रुपए की। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। करिए, पहले आप लोग ट्राई करें, फिर मैं कराता हूँ। देखिए, लिखा है प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 25%, मतलब 1/4, मतलब कीमत 4 थी, 5 हो गई। कंजप्शन इंक्रीज बाय 20%, मतलब 1/5, यानी कि खपत 5 थी, 6 हो गई। जो कट रहा है काट दो, कट गया। 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, यानी कि खर्चा 2 रुपए था, 3 रुपए हो गया। खर्चा 2 रुपए था, 3 रुपए हो गया। कितना बढ़ गया? 1। ठीक है ना? बस एक खर्चा बढ़ा 2 पर, तो 100 पर कितना? 50% आंसर है ना? आसान, बोलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। नेक्स्ट, इसी तरह से ये भी है, करिए जरा, देखते हैं कौन कौन करता है। पहले आप करो ट्राई, फिर मैं करूंगा। करिए। हाँ कर सकते हैं सोनू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाय 100 को कुछ ही केसेस में लगाओ, बस ज्यादा नहीं। आप यहाँ पे लगाओगे हो जाएगा आपका। देखो, लेकिन क्या है, ये जो तरीका बता रहा हूँ ना सोनू, ये जो तरीका बता रहा हूँ, ये सब जगह लगेगा। बात ये है, अब ऐसा तो याद नहीं पाएगा ना आपको। देखो, मैंने बताया एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। बताओ, प्राइस कितना बढ़ा? 1/3, यानी कि 3 था, 4 हो गया। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से, कंजप्शन के बारे में बताना है तो हम एक काम करते हैं, कंजप्शन को 4 मान लेते हैं। 100 भी मान सकते हैं, कुछ ही मान लो, लेकिन 4 मतलब बढ़े हुए प्राइस को कंजप्शन मानने से फायदा क्या होता है? कैलकुलेशन से बच जाते हैं। जैसे मैंने इसको 4 मान लिया, तो 4 दिया, 12 रुपए का खर्चा हो गया, कहना 10% खर्चा बढ़ाना है, तो 12 का 10% कितना होगा? 1.2। अगर मैं 1.2 बढ़ा दूं तो 13.2 हो जाएगा खर्चा। जब 13.2 रुपए खर्चा है, 4 रुपए की कीमत है, तो 4 दिया 12, 4 दिया 12, 3 रुपए, 3.3 की खपत है। इसका मतलब मैंने 13.2 से भागा, तो खपत कितने की थी? 4 की। अब कितने की? 0.3.3 की। कितनी कम होगी? 0.7 की। कितने पर? 4 पर, तो 100 पर कितना? 25, 175, 17.5% डिक्रीज। आंसर आ गया, बोलिए क्लियर? तो ये तरीका ऐसा है कि सवाल बदली होता रहेगा, तरीका बदली नहीं होगा। तो हमें तरीके ऐसे सीखने हैं जो एक तरीके से बहुत सारे सवाल हो जाए। हालांकि होता ये भी एक्स प्लस वाई सकता है, सब चीज हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट है। ठीक है, चलिए करिए। अब यहाँ से टाइप चेंज है, बताइए। देखिए, क्वेश्चन लिखा है, एक श्रमिक की मजदूरी 15% वृद्धि होती है। ठीक, 15% मतलब 3/20। यहाँ लिख रहा हूँ वेजेस, मजदूरी। 15% की वृद्धि का मतलब है कि उसकी मजदूरी पहले 20 थी, अब उसकी मजदूरी 23 हो गई। ठीक बात है। और उसके काम के घंटे में 9% की वृद्धि होती है। 9% का मतलब 9/100, यानी कि उसका काम के घंटे में भी वृद्धि हो गई। पहले 9 घंटे काम कर, पहले 100 घंटे काम करता था, अब 109 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, आमतौर पर वह एक महीने में 300 घंटे, आमतौर पर वह एक महीने में 300 घंटे काम करता है और उसे 18,000 मिलते हैं। तो बताओ उसकी अब एक महीने की कुलाई कितनी होगी? ये सब होने के बाद तो क्या हुआ कि इस 300 घंटे का कुछ इस्तेमाल ही नहीं है यहाँ पे। देखिए ध्यान से, अगर वेजेस की आवर्स में गुणा कर देंगे तो उसकी सैलरी आ जाएगी। मतलब उसकी सैलरी 2000 थी, मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो अब उसकी सैलरी इतनी हो गई। सही बात है। अच्छा, सवाल में उसकी सैलरी कितनी थी? 18,000, यानी 2000 का मान 18,000 रुपए, एक का मान 2 रुपए, 9 रुपए, 2 में 18 ना। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो 23 इंटू 109 की वैल्यू, 23 इंटू 109 इंटू 9। बस, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट चेक कर लो बस। 9 89 1 और 1 दिया 3 3, यानी कि 3 यूनिट डिजिट आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो पूरी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ गए दोस्तों?
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको करवा दिया था, मुझे ध्यान आ रहा है। यस और नो बताओ बस कमेंट बॉक्स में। आपको फर्स्ट पार्ट में करा दिया था ये क्वेश्चन मैंने, मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज फर्स्ट पार्ट देख लें, ये भी क्वेश्चन हो गया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़ लीजिए ध्यान से और इत्मीनान से। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए। करिए। बिल्कुल ठीक है सुमित अर्जुन शताब्दी, वेरी गुड। ठीक है, अब जो ध्यान देना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो इनकम टैक्स लगता है वो ग्रॉस इनकम पे लगता है। पहले मैं एक एग्जांपल से कोई बात समझा रहा हूं आपको। आपको ये बात पता है कि इनकम ग्रॉस इनकम में से अगर इनकम टैक्स घटा दो तो नेट इनकम बचती है। 100 रुपए ग्रॉस इनकम है, इनकम टैक्स 20 रुपए मान लो, तो नेट इनकम 80 रुपए बचेगी, है ना। अब अगर मान लीजिए इनकम टैक्स 10 रुपए बढ़ा दें तो नेट इनकम 10 रुपए कम हो जाएगी। देखो, हमने इनकम टैक्स 10 रुपए बढ़ाया, नेट इनकम 10 रुपए कम हो गई। मतलब कहने का ये है जितना इनकम टैक्स बढ़ता है एक्चुअल में, उतना ही नेट इनकम भी कम हो जाता है एक्चुअल में, एब्सोल्यूट। ठीक है, जैसे अब यहाँ 19% इनकम टैक्स बढ़ाया, ठीक है ना, तो वो और नेट इनकम डिक्रीज हो 6%, तो ये बराबर होंगे। ठीक है, तो बस 19 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू इनकम, ये हो जाएगा इनकम टैक्स बटे में नेट इनकम बराबर 6 बटे 19, यानी कि नेट इनकम अगर 19 है तो इनकम टैक्स 6 है, यानी कि ग्रॉस इनकम कितनी है 25। तो इनकम टैक्स की रेट बतानी है, तो 6 रुपए इनकम टैक्स है, कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितना 24%। आंसर। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अगर हाँ तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, मैं करता हूं जरा ध्यान से सब लोग सुनेंगे। क्वेश्चन लिखा है एबीसी स्पेंड 80%, 85%, 75% ऑफ देयर इनकम, ठीक है, एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो दिस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18000। सवाल को समझ लो पहले। तीन लोग हैं ए बी सी, उनकी आपको सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, बचतों का अनुपात दिया हुआ है 8 9 20, 8 9 20, सही बात है। ओके, अब खर्चा दिया हुआ है 80%, 85%, 75%, तो सेविंग हो जाएगी 80% खर्चा है तो 20% सेविंग हो जाएगी, 85% खर्चा है तो 15% सेविंग हो जाएगी, 75% खर्चा है तो 25% सेविंग हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ 1/5, 3/20, 1/4। इसका मतलब अगर 1 रुपए, अगर 5 रुपए इनकम है तो 1 रुपए की बचत है, लेकिन यहाँ तो बचत 8 रुपए की है। तो जब 1 की वैल्यू 8 तो 5 की वैल्यू 40 हो जाएगी, जब 3 की वैल्यू 9 मतलब 3 गुना तो 20 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 20 तो 40, 4 की वैल्यू 80। तो ये आपका इनकम का रेशो आ जाएगा 2:3:4। बात समझ में आई? ठीक है, अब ए और सी की इनकम का रेशियो डिफरेंस जो है 18,000 है, ये 18,000, यहाँ 2 है, यहाँ 18,000 है, तो एक का मान 9,000 रुपए हो गया। हमें निकालनी बी की इनकम, तो बी की इनकम हो जाएगी मेरे दोस्तों 27,000 रुपए। बहुत ही शानदार सवालों में से एक है ये आंसर। नेक्स्ट, चलिए ये कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इस सवाल को पढ़ लेते हैं ध्यान से, मैं समझा देता हूं। लिखा है, इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है ना। यदि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन प्राप्त होता है, मतलब एक सेल्समैन है, वो जितनी भी सेल करेगा ना उसका 12% उसको कमीशन मिलता है, और 15,000 से की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है, मतलब 15,000 की बिक्री से ऊपर 1% बोनस प्राप्त होता है। मतलब 15,000 से ऊपर की जितनी भी सेल होगी उस पे 1% का बोनस मिलेगा। मतलब अगर 16,000 की सेल करी उसने तो 16,000 पे 12% तो मिलना ही है, वो तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 15,000 से ऊपर कितना है 1,000, उस पे 1% और मिलना है बोनस। यदि कुल कमीशन इतना रहा हो तो कुल बिक्री बताओ कितनी थी। मैंने कुल बिक्री मान ली X रुपए थी, हालांकि इसके ऑप्शंस भी यहाँ पर दे रहा हूं मैं।
60,000, 70,000, 80,000, 90,000। सवाल समझ में आ गया? दोबारा समझ लो। जितने की भी सेल करेगा उसका 12% कमीशन मिलेगा और 15,000 से ऊपर जितने की सेल हुई है उस पे 1% का बोनस मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, बस ये है मामला। मैंने मान लिया x रुपए की सेल हुई थी तो x पर 12% तो बोनस मिल ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर 15,000 से ऊपर यानी कि x माइनस 15,000, ये 15,000 से ऊपर की सेल आ गई, इस पे 1% का बोनस मिलेगा। ये टोटल मिलाकर 7,650 के बराबर है। बस ये हो गया 12x प्लस x माइनस 15,000, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 765,000, 7,65,000। तेरा x बराबर कितना हो गया? 7,80,000। x का मान 60,000। ये हो गया आंसर, यानी कि 60,000 की सेल हुई थी, खत्म। अगर इसको ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जैसे 60,000 को पकड़ लो तो पहले तो 60,000 पर 12% निकाल लो, फिर 60,000 15,000 से ऊपर की सेल कितनी? 45,000, इस 45,000 पे 1% निकाल लो, दोनों को जोड़ के 7650 अगर आ जाए तो ये आपका आंसर, नहीं तो अगला ऑप्शन आपको क्या करना है। मैं दोबारा बताता हूँ अर्जुन, कोई बात नहीं। अर्जुन मैंने मान लिया टोटल सेल x रुपए की थी तो x पे 12% तो उसको मिल ही जाएगा, ये तो मिलना ही है इसको, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है, ये तो मिलना ही है इसको। और 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर कैसे निकालेंगे? 15,000 घटा देंगे इसमें से, जो बचा 15,000 से ऊपर है उसका 1% मिलेगा, बस ये बनाया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, करिए, बताइए आंसर जल्दी से करिए। क्वेश्चन लिखा है एन एग्जामिनी हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। एक कोई स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, उसको 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। उसके 180 नंबर आते हैं। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो बताओ परीक्षा में गुणांक कितने हैं? वैसे काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, वेरी गुड। ठीक है, 180 नंबर आए और 180 नंबर से ही फेल हो गया। मतलब कहने का ये था कि 360% की वैल्यू 40% है। भाई 180 वाले के पास हो जाता तो पास करा दिया इसको। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बताने, 100% का मान निकालना है। तो 360 बटे 40 इंटू 100, 900 आंसर। बात समझ में आई मेरे देश के जवान? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए और करिए इस क्वेश्चन को। बड़ी शानदार सवाल। कानून बताइए, क्या डाउट है दोस्त? कानून डाउट बताइए, कानून। चलिए इसको पढ़ लीजिए और करिए। वेन डायग्राम से होगा ये। 1 मिनट का समय मुझे दीजिए जब तक आप करो। जी देखो, क्वेश्चन लिखा है 50% ऑफ द स्टूडेंट्स इन हिंदी एंड 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश वर डिक्लेयर्ड पास। ठीक है, इफ 22% ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। यस सोनू जी, बिल्कुल ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। इसमें ये हिंदी में पास होने वाले हैं और ये पास होने वाले हैं इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश, और ये सारे कैंडिडेट्स हैं इस स्क्वायर इसमें, ठीक है, इस रेक्टेंगल में। हमेशा शुरुआत करते हैं कॉमन वाले से। 22% स्टूडेंट दोनों में पास हुए हैं, तो 22% मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिएगा 50% स्टूडेंट हिंदी में पास हुए हैं, हिंदी में, है ना, 50%, 50%। तो 22 तो इस गोले में 22 तो ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब 28% बचा। सही बात है, ठीक है। आप कह रहे हैं 45% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं, तो 22 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ 23 बचा। सही है, ठीक है दोस्तों, ओके। इन सबका टोटल कर दो, 73 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 73 लोग परसेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी में सब्जेक्ट में तो पास हुई है, चाहे दोनों में चाहे एक में।
तो 27% लोग ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, जो इस गोले में है ही नहीं, तो वही लोग हमें निकालने थे कितने प्रतिशत लोग असफल हुए हैं, बस यही हमें निकालना था। बात समझ में आई मेरे देश के जवानों? ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं, पढ़ लीजिए ध्यान से। 1 मिनट पहले आपको दे रहा हूं, दिमाग लगा लो अपना पूरा। अपना दिमाग लगाओगे तो ज्यादा समझ पाओगे चीजें, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, डायरेक्ट समझने पर रहोगे तो कम समझ पाओगे। पहले पढ़ो जब तक मैं शांत रहता हूं, पढ़िए। पांच सौ बिल्कुल ठीक है। अब जरा गौर से सुनिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखा है इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 12th क्लास, 12वीं कक्षा की एक परीक्षा में, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 12th क्लास 80% स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स। 12वीं क्लास की एक परीक्षा में 80% भौतिकी में पास हुए, 70% पास इन केमिस्ट्री, 70% रसायन में पास हुए एंड 15% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ये सही कर लीजिएगा, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक है, फेल हुए, फेल हुए, ठीक है। अच्छा, if 325 students passed in both the subjects, then what is the total number of the candidates appeared in the examination? यदि दोनों विषयों में 325 विद्यार्थी पास हुए हों तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी थे पेपर देने वाले। हमेशा एक बात का ध्यान रखना आप, बस इस तरह के सवालों में जो कॉमन दिया होता है, जैसे कॉमन यहाँ पे फेल वाला दिया हुआ है कि दोनों विषयों में फेल हो, तो आप फेल का ही वेन डायग्राम बनाओगे। आप क्या बनाओगे? फेल का ही वेन डायग्राम बनाओगे। फेल का बनाया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों विषयों में कितने फेल हुए? 15% फेल हुए। अभी बताइए फिजिक्स में 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे। जब फिजिक्स में टोटल 20% फेल हुए हैं तो 15% ऑलरेडी आ चुका, तो यहाँ 5% फेल हुए, ठीक है। अब केमिस्ट्री में 70% फेल हुए हैं, मतलब 30%, 70% पास हुए, 30% फेल हुए, 15 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 30%, तो 30% फेल हुआ तो 15 ऑलरेडी आ चुका, तो 15% फेल हो गए, सही। अब आगे लिखा है इफ 325 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, चलो देखते हैं। 15 5 20, 15 15 30 5 35, 35% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, चाहे दोनों में चाहे एक में, तो मतलब 65% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास हुए हैं, पक्की बात है। हाँ, तो इस सवाल में 65% का मान दिया हुआ 325, तो 1% का मान 325 बटे में 65 कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। 1% का मान 5, तो 100% का मान 500, यानी कि 500 बच्चे थे एग्जाम में जो बैठे थे, 500 कैंडिडेट्स थे जो एग्जाम में बैठे थे। बोलो क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना, कॉमन वाला जो दिया, जैसे फेल का दिया कॉमन वाला, तो फेल वाले आप वेन डायग्राम बनाओ। अब देखो इसमें हमने पास वाला क्यों बनाया था? क्योंकि कॉमन जो था वो पास वाले दिया हुआ था। हाँ, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बचा, ये क्वेश्चन आपको फिर से आज होमवर्क में दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम फिर कल की क्लास में इसको करेंगे। एक बार फिर से, एक बार सिर्फ वेन डायग्राम बना के लाना, मैं और कुछ भी नहीं कह रहा, क्वेश्चन इसमें है भी नहीं, क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा आपके सामने बैठ के, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम बना के लाना मेरे कहने से। मैं चाहता हूं कि आपको खुद का एक्सपीरियंस हो यार, आप डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट बने, ठीक है। हाँ, खुद का डायग्राम बना के लाना, ये फुटबॉल, ये हॉकी, ये बास्केटबॉल करके लाओगे, बस ये परसेंटेज हम भर के लाना, बस बाकी मैं कराऊंगा सब कुछ, कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास आपकी और आज 3 बजे यूट्यूब पर परसेंटेज ही होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज के होने वाले हैं। जरूर आइएगा, 3 बजे वाली क्लास अटेंड करने का यूट्यूब पर बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।